मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। सूबे की सियासत में यह पहली मर्तबा है जब इतनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होना है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको आपके क्षेत्र की हकीकत से रूबरू कराएंगे। आपको बताएंगे विधायक जी ने आपके क्षेत्र में क्या काम किया, क्या समस्याएं हैं, जिन वादों को लेकर आपने विधायक चुना उन वादों को लेकर आपके विधायक कितना समर्पित है। इन्हीं सवालों के साथ आज हमारी टीम पहुंची है ग्वालियर की डबरा विधानसभा सीट, ये जानने के लिए कि इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार कितनी तेज है और क्षेत्र की जनता विधायक के दावों से कितना इत्तेफाक रखती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में उठे जलजले ने पिछले 7 महीने में पूरा का पूरा सियासी फ्रेम ही उल्टा कर दिया है। कार्यकर्ताओं के हुजूम के हाथों से रातों रात झंडे बदल दिए गए। जुबान पर चढ़े नारे उतारकर नए नारे चढ़ाए गए। कुर्सी का वर्ल्ड कप वही है, बस खिलाड़ियों ने टीमें बदल ली हैं। राजनीतिक अखाड़े में नए दांवपेच के साथ पुराने खिलाड़ी ही मैदान में हैं, लेकिन कांटे का मुकाबला डबरा में है। जहां पाला बदलकर आए राजनीति के 2 दिग्गज आमने सामने हैं। एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात करेंगे डबरा विधानसभा क्षेत्र की। डबरा विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश सरकार की महिला बाल विकास मंत्री बीजेपी की प्रत्याशी हैं, तो वहीं बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए सुरेश राजे कांग्रेस की ओर से मैदान में हैं। अब देखना होगा कि जनता क्या इमरती देवी को एक बार फिर आशीर्वाद देती है या सुरेश राजे पर जताती है भरोसा। आखिर क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता करने जाएगी इस बार अपना वोट। ग्वालियर जिले की सबसे बड़ी विधानसभा डबरा। सिंध की उपजाऊ भूमि से सराबोर डबरा को ग्वालियर चंबल संभाग में धान का कटोरा कहा जाता है। रेल और सड़क मार्ग से देश के बड़े शहरों से कनेक्टिविटी इसे और भी ज्यादा समृद्ध बनाती है। प्रदेश की सबसे बड़ी नगरपालिका डबरा के लोग भी अपनी राजनीतिक सोच, सच्चाई और परिवर्तनशीलता के लिए पहचाने जाते हैं। लेकिन अब डबरा में एक बार फिर चुनाव है और चुनावी शोरगुल के बीच माहौल को भटकाने की राजनीतिक नौटंकी चरम पर। डबरा विधानसभा में होने वाला मुकाबला कई मायनों में दिलचस्प है। यहाँ न सिर्फ समधी समधन के बीच मुकाबला है, बल्कि पार्टी बदलकर सियासी जमीन खोज रहे सिंधिया की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। प्रदेश के गृह मंत्री के प्रभाव वाली सीट से प्रदेश की सबसे विवादित मंत्री इमरती देवी मैदान में हैं। डबरा विधानसभा सीट बीजेपी के अजय किले के रूप में जानी जाती थी, लेकिन बीजेपी के इस किले में सेंध लगाने का काम किया इमरती देवी ने। इमरती देवी कांग्रेस के टिकट पर लगातार 3 बार विधायक रही। वहीं जब प्रदेश में सियासी समीकरण बदले, तब सिंधिया की बगावत के साथ झंडा बुलंद करने वालों में वो सबसे आगे रही। इमरती देवी ने सिंधिया के लिए मंत्री पद छोड़ा, पार्टी छोड़ी और बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्हें इस वफादारी का इनाम भी मिला। सिंधिया की सरपरस्ती में बिना विधायक बने ही शिवराज सरकार में एक बार फिर उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया। साथ ही डबरा की टिकट भी मिली। चुनावी मैदान में इस बार उनका सीधा मुकाबला अपने समधी और कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे से है। सुरेश राजे पहले बीजेपी में ही थे और इमरती देवी के कहने पर ही कांग्रेस ज्वाइन की थी। अब दोनों ने पार्टियां जरूर बदली हैं, लेकिन दोनों का चुनावी मुद्दा अभी भी वही है, विरोध की राजनीति। आज हम आपको एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में डबरा विधानसभा के सियासी मुद्दे बताएंगे। किसानों, युवाओं और व्यापारियों से भी रूबरू करवाएंगे।
बताएंगे कि 13 साल तक डबरा की विधायक रही इमरती देवी जनता के वादों पर कितनी खरी उतरी। लेकिन उससे पहले जानिए डबरा विधानसभा सीट का सियासी मिजाज क्या कहता है। विधानसभा सीट 2008 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई। तभी से 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के सियासी बैनर तले इमरती देवी ने परचम लहराया। 2008 में बीजेपी ने कमलापत आर्य को टिकट दिया, जबकि बीएसपी की तरफ से हरगोविंद चौधरी मैदान में थे। 2008 में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीएसपी से हुआ, जिसमें इमरती देवी ने हरगोविंद चौधरी को चित कर दिया। इमरती देवी को 29,134 वोट मिले, जबकि हरगोविंद चौधरी 18,504 वोटों के साथ हार गए। 2013 में बीजेपी ने इमरती देवी के समधी सुरेश राजे को मैदान में उतारा, लेकिन इमरती देवी ने बीजेपी के सुरेश राजे को 33,278 वोटों से मात दी। 2018 में बीजेपी ने फिर अपना प्रत्याशी बदला और इस बार इमरती देवी के सामने कप्तान सिंह सहसारी को मैदान में उतारा, लेकिन बीजेपी का ये प्लान भी पूरी तरह से फेल रहा। 2018 के चुनाव में कांग्रेस की इमरती देवी ने कप्तान सिंह को लगभग 57,000 वोटों से पराजित किया। इस चुनाव में इमरती देवी को 90,598 वोट मिले, जबकि कप्तान सिंह को महज 33,152 वोट ही मिल पाए। वैसे इस सीट पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का ही परिचम था, लेकिन सिंधिया की कप्तानी में ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। अब डबरा से खुद को किसान की बेटी बताने वाली इमरती देवी एक बार फिर मैदान में है। पार्टी जरूर बदल गई है, लेकिन इमरती देवी के लिए पार्टी मायने नहीं रखती। उनकी आस्था आज भी सिंधिया से ही जुड़ी हुई है। कांग्रेस तो ये आरोप लगाती है कि हमेशा से आप कांग्रेस के टिकट पर जीतती रही। 2018 में जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना, लेकिन आप बीच में इस्तीफा दे गई, तो फिर अब जनता आपको वोट क्यों देगी? नहीं, क्यों नहीं देगी जनता वोट? मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया टिकट देते थे और मैं जनता के बीच में, जनता और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मेरे दोनों ही मेरे साथ हैं। मेरी जनता मेरे साथ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे साथ है। अगर मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को धोखा देती तो मेरी जनता तो भी कहती कि आज तुमने सिंधिया जी को धोखा दिया, कल हमें भी दे दोगी। लेकिन मैं पार्टी के बैनर पर नहीं लड़ती थी पार्टी के बैनर पर, लेकिन मेरा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया था, इसलिए मैं अपने सिंधिया जी के साथ गई हूँ। इमरती देवी अपने विवादित बयानों को लेकर इन उपचुनावों में सुर्खियों में है। जातिगत आधार पर वोट मांगने का विवाद हो या फिर कलेक्टर द्वारा चुनाव जीतने का दावा, इमरती देवी साफ कर चुकी हैं कि वो हारने के बाद भी मंत्री बनी रहेंगी। हालांकि इन विवादों को वो मीडिया की उपज बताती हैं। मैं किसी जातिगत में जब से 2008 से मैंने अपनी विधानसभा में पैर रखा है, जब से मेरी सारी जातियां मेरी हैं। मैं एक जाति की नहीं, मैं सारी जाति, जिस जाति में खड़ी हो जाती हूँ मैं उसी जाति की बन जाती हूँ। ये तो मेरे व्यापारी और दुकानदार और बड़ी समाज ने देखा है। और समाज का भी मदद करना, जिसकी मुझे जो अगर अन्याय है उसका साथ नहीं देती हूँ, जिसका अत्याचार जिसके ऊपर हो रहा हो उसका मैं साथ देती हूँ। अच्छा, आपके समधी एक बार फिर आपके सामने कितना कड़ा मुकाबला देख रही हैं? तो आप देख तो रहे, 13 में भी मेरे साथ थे, 35,000 से हारे थे। अगर अब 80 से हार जाएंगे तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा? उनकी किस्मत में राजनीति है या नन्ना जी तो भगवान जानता होगा। लेकिन मुझे तो मेरी जनता ने जो 5वें चुनाव पे मेरी तैयारी अच्छी है। एक चुनाव में जिला पंचायत का भी जीती और वीडियो वायरल की बात है तो तुम थोड़ी सी बात कट जाती है ना तो मीडिया वाले फिर टोर मरोड़ के बाद सजा के कर देते हैं। ये तुम्हारे लोगन की बदौलत है, ये जनता की और इमरती देवी की बदौलत है, ये मीडिया वालन की बदौलत है कि टोर मरोड़ के मेरे नॉन मिर्च लगा के मेरे शब्दों को बोलते हैं। जबकि मैंने शब्द बोले, जो भी शब्द बोला कलेक्टर जिता देगा, लेकिन ये शब्द नहीं बोला था। ये बोला था कि सरकार सत्ता और सरकार सोती रहेगी, दोनों जी 28 सीटें जीत जाएंगे। क्या हम लोग सत्ता वाले सोते रहेंगे? तो सरकार तो हमें बनने ही बनने। आज भी मैं आपसे कह रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बनेगी। सिंधिया के भरोसे चुनाव में किस्मत आजमा रही इमरती देवी की राह इस बार आसान नहीं दिखती, क्योंकि पार्टी बदलने के बाद जहां सिंधिया का प्रभाव खत्म हुआ है, तो वहीं इमरती देवी को भी जनता को जवाब देना होगा कि 13 साल तक विधायक रहते उन्होंने अपने इलाके के लिए क्या किया। उपचुनाव में कांग्रेस भी इसी मुद्दे को इमरती देवी के खिलाफ जमकर भुना रही है।
कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला है और सीधा जनता से उनका मुकाबला है, जनता जनार्दन से मुकाबला है। कांग्रेस से तो मैं प्रत्याशी हूँ, कांग्रेस ने मुझे प्रत्याशी बनाया, वोट तो कांग्रेस के नाम पर ही मांगेंगे ना, लेकिन उनका मुकाबला उस जनता जनार्दन से है जिस जनता को उन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया है, जिस जनता ने उनको 4 चुनाव इस क्षेत्र से जिताए, 1 जिला पंचायत का जिताया, 3 चुनाव विधानसभा के जिताए, एक ही चुनाव वो अपने जीवन काल में हारी हैं जो मेरी माता श्री स्वर्गीय मोहनियाबाई राजे से लड़ी थी मंडी का। अभी तक इमरती देवी इसके अलावा कोई चुनाव नहीं हारी। लेकिन अब ये जनता जनार्दन के साथ उन्होंने जो धोखा किया है, छलावा किया है, ये आपको आने वाला समय बताएगा 3 तारीख को कि जनता इसका क्या परिणाम देती है। सियासत में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं, लेकिन डबरा में विरोध की राजनीति इस मोड़ पर पहुंच चुकी है कि विकास का मुद्दा यहां गायब नजर आता है। डबरा विधानसभा की जमीनी समस्याओं और मुद्दों की बात करें तो सिंध नदी से रेत का अवैध उत्खनन और बिलोवा में गिट्टी का अवैध उत्खनन मुख्य मुद्दा है। डबरा के जिला अस्पताल में डॉक्टर और सुविधाओं की कमी है। छोटे से छोटे केस के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है। शिक्षा का स्तर आज तक नहीं सुधरा। पढ़ाई के लिए डबरा विधानसभा के लोग ग्वालियर या दूसरे शहरों का रुख करते हैं, क्योंकि डबरा में आज भी एक ही गर्ल्स और बॉयज कॉलेज है। 10 साल से हाईवे का काम अधूरा पड़ा था, जो अब शुरू तो हुआ है, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत धीमी है। डबरा में रोजगार के साधन नहीं होने के चलते लगातार पलायन जारी है। एक समय डबरा विधानसभा में 300 चावल मिल हुआ करती थी, जिनकी संख्या आज मात्र 15 से 20 ही रह गई है। डबरा में एक शुगर मिल भी हुआ करती थी, वो भी बंद हो चुकी है। शुगर मिल पर आज भी किसानों का लाखों रुपए बकाया है। इन सब के साथ डबरा विधानसभा क्षेत्र में आम लोगों की जुबान पर बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा रह रह कर आ रहा है, जो इस चुनाव को जरूर प्रभावित करेगा। डबरा के युवाओं का मानना है कि इमरती देवी 3 बार लगातार चुनाव जीतती आ रही हैं। लेकिन जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो किसी से पूछना तक मुनासिब नहीं समझा। वो जनता की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर बीजेपी में गई है। ऐसे में कहीं न कहीं मतदाता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार का चुनाव, किस तरीके से चुनाव रहने वाला है? जी, इस बार जो चुनाव है बहुत लोकतंत्र का चुनाव है और जनता को मतलब इस चीज़ का जवाब देना चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। और जो युवा पीढ़ी है, इस तरीके का जो मतलब डबरा में चुनाव की स्थिति पैदा हुई है, तो उसकी युवा पीढ़ी बहुत मतलब उतावली है उस चीज़ का जवाब देने के लिए कि जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, ऐसा मतलब आगे कभी ना हो। उनका कहना है कि हमने अपने नेता के लिए, तो नेता ने उनको बनाया था या उनको जनता ने बनाया था चुन के? उनको नेता ने बनाया, उनको जनता की उनको राय लेनी चाहिए कि हमारी उनको एक बार, जैसे अभी चुनाव आ गया तो जगह जगह सभा ले रहे हैं, मंच ले रहे हैं, एक जगह सभा लेकर उनको जनता की राय लेना चाहिए कि भाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हम क्या करें। सब काम हो रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं बात है। जब आपने 15 साल की सरकार सवाल नहीं पूछा, शिवराज सिंह चौहान जी 15 साल मुख्यमंत्री थे, 15 महीने में कमलनाथ जी से आपने क्या सवाल किया तुमने? और गलत इल्जाम लगाया जा रहा है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा के लिए लेके जा रहा है पैसा, कोई पैसा MP में नहीं दिया है, गलत बात है, कोई सब झूठ है बिल्कुल। धान का हर साल 3,2800 भाव खुलता है प्रति कुंटल, जो 1300 से स्टार्ट है धान। किसान क्या करेगा बताओ? किसान के जितने भी सवाल है, किसान के बारे में कोई वो बात नहीं कर रहे। जो जितने भी नेता आ रहे हैं, मंत्री, कोई किसान के बारे में बात नहीं कर रहा, बस अपने मतलब रोटी सेक रहे हैं। क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव की? सर, मेरी नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि किसानों को अपनी उचित रेट नहीं मिल रहा, उनकी धान का और जो फसल होती है उनका उचित रेट मिलना चाहिए। अच्छा, आप व्यापारी हैं, व्यापार के लिहाज से देखें तो क्या कुछ है डबरा में, कुछ विकास दिखता है? सर, कोई खास विकास नहीं है। क्या फैसिलिटी है यहाँ पर डबरा में? तो जो लोग हैं वो खासे नाराज़ नज़र आ रहे हैं इमरती देवी से, भले ही वो अपनी हर सभा में ये बात की सफाई देते घूम रही हैं कि वो जनता के काम के लिए पार्टी छोड़ी है, लेकिन जनता जो है वो उनसे भी अब लगातार सवाल कर रही है। समय पर धान खरीदी शुरू न हो पाना भी डबरा विधानसभा में एक बड़ा मुद्दा है। दरअसल डबरा में धान की आवक शुरू हो गई है,
लेकिन प्रदेश सरकार ने अब तक एमएसपी पर धान खरीदी शुरू नहीं की है, जिसके चलते किसानों को मजबूरन व्यापारियों को धान बेचना पड़ रहा है, वो भी तब जब चुनाव सर पर है। डबरा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक पैदावार होती है धान की, और केवल डबरा विधानसभा ही नहीं, ग्वालियर चंबल संभाग के लिहाज से देखें तो ये इलाका धान का कटोरा कहा जाता है। और अब धान की आवक जो है वो मंडियों में शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं जो किसान हैं वो यहाँ धान बेचने के लिए पहुँचे हैं। हम जो किसान हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दादा ये बताइए कि क्या भाव चल रहा है और किस तरह से फ़ायदा है कि नुकसान हो रहा है इस बार? क्या 15 से लगा के 16 से तक है नुकसान है। हाँ। तो कितनी लागत हो जाती है एक बीघा में और कितना? कम से कम 7-8 के पास पहुँच जाते हैं। हाँ 7-8 हज़ार के बीघे। तो सरकार तो ये कह रही थी कि आप लोगों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। कितने पैसे मिल पा रहे हैं, क्या स्थिति है? घाटों पर रहो, पौधा कजू नहीं है। कुछ और लोग भी हैं। आप बताइए कि किस तरह की फसल जो आपकी आई है इससे क्या उम्मीदें होती है कि जब फसल आएगी तो 4 पैसे घर में आएंगे, क्या लग रहा है? उसमें तो मजदूरी भी नहीं कट रही है किसान की तो मजदूरी भी नहीं कट रही, किसान तो बहुत परेशान है। लेकिन बीजेपी सरकार तो कहती किसानों की हितैषी सरकार है, हर बात आपके लिए मानेंगे। नया कृषि बिल भी आ गया। नहीं बहुत परेशान है किसान तो। नया कृषि बिल से क्या दुनिया खा जाएगी? क्या लगता है आपको नए कृषि बिल से क्या होगा? किसान बर्बाद। धान का भाव 1600 रुपये 1500 रुपये क्विंटल, कोई भाव में भाव पर साल की 25 रुपये। लेकिन जैसे अभी कमलनाथ जी कहते हैं कर्ज माफी हुई, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि कर्ज माफी नहीं बल्कि किसान को हम रेट ज्यादा देंगे, समृद्ध बनाएंगे। क्या लगता है? कोई रेट ज्यादा नहीं मिल रही और रेट घाटे में ही है। तो सर इस बार चुनाव भी हैं आपके इलाके में, इसका असर जो है चुनाव पर देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस जीतेगी। हाँ कांग्रेस जीतेगी। क्या करेंगे? इतना खाते हुए या 1200 रुपये एक बोरी होगी, 5000 रुपये बीघा आ रहा है लागत, इसमें क्या होगा? फिर 10,000 रुपये बीघा वो धान करिए। आप युवा किसान हैं, क्या लगता है कि इसमें आप सोच रहे होंगे कि पिताजी की करियर मतलब खेती करते रहे, अब आप भी इसी में करें, तो क्या लाभ का धंधा लग रहा है खेती? नहीं, बिल्कुल लॉस ही लॉस है। यहाँ पे आए कल मंडी बता रहे 5800 थी बटरा की, आज 5300 बेचा है। लॉस ही लॉस हो रहा है दिनादिन, पता नहीं किसानों का तो ऐसा ही। कोई सुविधा नहीं है साहब, कोई सुविधा नहीं है। मजदूर को मजदूर भरपेट नहीं मिल पा रही। और मंडी जो किसान लोगों का जो माल कटा है धान का या कोई भी अनाज का, तो वो बेचारे घर पे ही रखे हैं। कब तक रखेंगे वो घर पे? क्योंकि 1400-1500 मंडी चल रही है, तो उसका 8000 रुपये का महीना का तो खर्चा था बीघा का। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि आप लोग जब तुलाई करते हैं तो उसका पैसा आपको मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा। तब किसान का गल्ला नहीं आएगा हमारे लिए तुलने के लिए, तो क्या कर रहे हैं? अब 200 से 250 रुपये की मजदूरी मुश्किल से पड़ पाती है, अभी माल ही नहीं आ रहा किसान का। तो ये डबरा इलाके के किसान हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने खेत में धान रोपा था और ये उम्मीद थी कि जब धान आएगी तो उनके घरों में खुशहाली आएगी, लेकिन वर्तमान के जो हालात हैं उससे उन्हें मायूसी ही मिली है। ग्रामीण इलाकों का हाल तो और भी बुरा है, ना तो मूलभूत सुविधाएं मिली और ना ही सरकारी योजनाओं का लाभ। गांव वाले आज भी अधिकारियों और अपने विधायक के चक्कर ही काट रहे हैं। कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। दादा ये बताइए कि सरकार तमाम तरह की सुविधाएं आप लोगों के लिए चलाती है, आपकी जो विधायक हैं वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहीं, अभी भी मंत्री हैं, क्या कुछ सुविधाएं आप लोगों को मिल पाई? नहीं, हमको कोई सुविधा नहीं मिली साहब, एक लैट्रिन के सिवाय। हाँ, ना आवास मिला, ना कार्ड बना, ना पेंसिल बनी, हमको कोई सुविधा नहीं, ना हैंडपम्प बना, पानी। वो ये कहती हैं कि आप लोगों के काम नहीं हो रहे थे इसलिए उन्होंने पार्टी बदल ली, क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, काम को तो ऐसा कुछ नहीं। कितना कुछ काम हुआ है इस इलाके में, क्या लगता है आपको? विधायक जी ने कितने काम कराए, खासकर आपके गांव की बात करें, आप बात कर रहे थे कि आवास वगैरह की, क्या कुछ मिल पाए थे कि नहीं मिले? नहीं मिल पाई जी। हाँ। तो किस तरह की सुविधाएं आप चाहते हैं गाँव में? सुविधा होना चाहिए, सबको मिले, हमको मिले, और क्या है? दादा ये बताइए कि इस बार का चुनाव का क्या माहौल है, क्या मुद्दा देख रहे हैं आप लोग? क्या दादा सब कुछ देख रहे हैं, पर हमारे पास कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। देख तो सब कुछ रहे हैं हम कि पल्ले कुछ कोई चीज़ नहीं है। ना तो मेरे ना कोई लेटरिंग बनी मेरे लिए, ना मेरे लिए आवास मिला, ना कुछ नहीं मिला। मैं चोरी में मत चलने पर खा रहा हूँ, डरा। तो आपके जो विधायक हैं वो तो 15 साल से लगातार विधायक, उन लोगों से बात नहीं की आपने? नहीं, मैंने किसी को हमारे पास आया ही नहीं है, मैं बात कौन से करता। लेकिन अब जो चुनाव है अब तो फिर आ रहे होंगे ना जी? अब भी आ रहे हैं तो मुझे मिल नहीं पा रहे साहब, मैं हार में डरा हूँ, मेरे को मिल नहीं पा रहे, अब मैं कैसा कह दूँगा? आप कुछ और लोग भी हैं। दादा बताइए कि क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में, आप जब वोट करने जाएंगे तो कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखेंगे? क्योंकि आप लोगों के विकास की तमाम बातें कही जाती हैं, तमाम फंड आप लोगों के लिए आता है, लेकिन सुविधाएं क्या आप लोगों को मिल पाती हैं? नहीं मिल पाती। जी।
नहीं मिल पाती। तो क्या क्या सुविधाएं आप चाहते हैं जो विधायक हैं? क्या ये दुनिया को मिल रही है, आवास मिले है, लेटरिन बनी है, हमारी लेटरिन भी नहीं बनी, न आवास मिला। तो क्या एक बात और है कि जो आपकी विधायक है वो ये कहती है कि आप लोगों के काम नहीं हो रहे थे इसलिए पार्टी बदल दी, और नई पार्टी में गई हैं तो आप सारे काम हो रहे हैं, वो बहुत सारा पैसा लेके आई हैं, ऐसा कुछ पता नहीं साहब, वो कहती है कि नहीं हमारा काम हो जाएगा, कोई काम नहीं हुआ, हमारा कोई काम नहीं हुआ। नहीं हमारा अच्छा, एक बात और, जो जिस तरीके से ये बातें हो रही हैं कि 35 करोड़ रुपए लिए फिर विधायक चले गए, ऐसा भी कुछ है क्या? कुछ अब भैया इनको पता नहीं चल लिए हैं या नहीं लिए, हम कैसे झूठ सच कह दें, फिर भी इनको मिले हैं कि नहीं मिले, मिल गए हैं, अपने को कोई पता नहीं, उनका अपने पास कुछ नहीं आया। तो जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे आवास की हो, शौचालय की हो या अन्य जो सुविधाएं हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, और यही कारण है कि वो हर बार चुनाव का मुद्दा तो होते हैं लेकिन सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। डबरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2,18,131 मतदाता हैं। जातिगत समीकरण देखें तो डबरा विधानसभा सीट पर हरिजन, ब्राह्मण, रावत, कुशवाहा और साहू समाज के लोगों का वर्चस्व है। यहाँ जाटव 34,000, कुशवाहा 16,000, ब्राह्मण 20,000, रावत 9,000, कोरी 13,000, साहू 17,000, वैश्य 12,000, बघेल 18,000, जबकि मुस्लिम समुदाय के करीब 9,000 मतदाता हैं। हालांकि डबरा विधानसभा उपचुनाव में कास्ट फैक्टर इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। डबरा सीट को 2 परिवारों की लड़ाई और सिंधिया की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है। देखना होगा उपचुनाव की जंग में जनता क्या फैसला सुनाती है। शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, डबरा।